ऑल राइट बच्चों, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 73rd तक डिस्कस कर लिया था। सो अभी के लिए आप बताओ 73 के आगे चलते हैं। इज देयर एनी डाउट फ्रॉम 74 to 80th क्वेश्चन? सेवेंटी फोर्थ टू 80th क्वेश्चन, नो डाउट, ग्रेट। देन फ्रॉम 81, 82, 83, 84 एनी डाउट? सर 81 81 देख ले, चलो दोनों देख लेते हैं। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी पूछा है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज पॉजिटिव। ये तो गलत है बेटा, है ना? यस सर। क्योंकि आपको मालूम है कि 0 केल्विन पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 होता है, और इसीलिए हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी निकाल सकते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, राइट? इन्होंने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ टेकन टू बी जीरो, ये सही है। एट 0 डिग्री एंट्रोपी ऑफ, ये तो गलत है। एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ और एट एब्सोल्यूट जीरो यस सर, ये डी टेम्परेचर वाले में कंफ्यूजन थी, ये बी और द डी में। एंट्रोपी of all crystalline substances is taken to be zero. All crystalline substances नहीं, all crystalline and perfectly crystalline में डिफरेंस होगा ना। तो एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज पॉजिटिव, तो ये तो हमारा रॉन्ग था ऊपर वाला। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी जीरो, तो मैं तो बी पे जाऊंगा। क्या टिक किया है इन्होंने? सर बी किया हुआ है। क्योंकि देखो परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब है बिल्कुल ही ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। तो जब ऐसे कंफ्यूजन है, या तो मिसप्रिंट है यहाँ पे कुछ, और नहीं तो फिर जब अगर आपके सामने ये ऑप्शन है परफेक्टली क्रिस्टलाइन, तो गो विद द एक्चुअल स्टेटमेंट। तो एक्चुअल स्टेटमेंट तो यही है, सो आपको इसी पे टिक मारना है। ओके, सर अगर क्रिस्टलाइन के अलावा कोई सब्सटेंस होता तो तो नहीं उसका होगा, एंट्रोपी बिल्कुल नहीं जीरो नहीं होगा। होएगा। नहीं 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 बेटा, परफेक्टली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर का होता है, बिल्कुल भी ऑर्डर्ड ना, तो सिर्फ उसी का जीरो होता है। अंडरस्टूड? सो हो गया ना, मैं आगे बढ़ू? यस सर। चल, तो ये देख लेते हैं। कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। अब देखो आप, कोई सॉलिड है एट 100 पे, और फिर एक्स लिक्विड एट 200 पे है। ध्यान से देखो, ये इसका मतलब इस बीच में कहीं ना कहीं क्या हो गया, फेज ट्रांजिशन हो गया। बोलो भाई। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, एक्स सॉलिड से एक्स सॉलिड होगा ये, और फिर दूसरा क्या होगा, एक्स सॉलिड से एक्स लिक्विड, और फिर तीसरा क्या होगा, एक्स लिक्विड से एक्स एक्स लिक्विड फ्रॉम T1 टू T2 टेम्परेचर। तो ये 100 केल्विन पे है। अब ये किस पे हो रहा होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे हो रहा होगा। तो इसने देखो मेल्टिंग पॉइंट दिया है 100 केल्विन ही। नाइस, बहुत अच्छा हो गया फिर तो इसका मतलब पहले ये मेल्ट ही कर गया, मतलब अभी ये वाला प्रोसेस गया। अब सिर्फ दो ही चीजें बची हैं, एक तो मेल्टिंग, एंड फिर लिक्विड लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक। तो ये दोनों का एंट्रोपी निकाल दो, दोनों को ऐड कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देखो यहाँ पे जब आप मेल्टिंग पॉइंट वाला एंट्रोपी निकालोगे, यानी डेल्टा S1, तो डेल्टा S1 क्या होगा भाई? इस केस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है फेज ट्रांजिशन में, तो उस समय क्या होगा कि आप इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी जब करोगे, तो टी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/t इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, एंड डी क्यू रिवर्सिबल का आप इंटीग्रल करोगे तो आ जाएगा वो डेल्टा एच के बराबर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये वैल्यू इन्होंने दे रखा है, तो आई विल यूज डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी, पहला वाला। और डेल्टा S2 निकालना हो तो उसके लिए तो आप इंटीग्रल करो डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और उसका अगर आपको सीवी मालूम हो, देखो इसने दे रखा है सीपी का वैल्यू, कांस्टेंट प्रेशर पे ही कर रहा है, तो सीपी दे रखा है, तो मैं क्या लगाऊंगा, एन सीपी डी टी डिवाइडेड बाई टी, T1 से T2। अब T1 यहाँ पे कितना है बेटा, उसका मेल्टिंग पॉइंट 100। T2 कितना है, T2 कितना है बाबा,
कहाँ तक लेके 200। गए? हाँ 200। अब इसको सॉल्व नहीं कर लोगे? बोलो सृष्टि, हो जाएगा? एम आई ऑडिबल? यस सर। किसका डाउट था ये? अरे हो जाएंगे, अब मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चलो ठीक है। सो इनको आप इस तरीके से कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो ये इंटरेस्टिंग था, बस यही था कि आपको ये समझना था कि बीच में फेज ट्रांजिशन भी हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बताओ 83, 84, 85 में कोई डाउट? फिर 83। यस सर 83। फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड सीपी दिया है 80 क्यूब, वेयर ए इज दिस कांस्टेंट है। इफ सीपी इज इतना एट 10 केल्विन, मोलर एंट्रोपी एट 20 केल्विन इज, कितना प्यारा सा चीज दिया हुआ है बेटा, है ना? तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये थोड़ा अलग सा केस है जहां पे सीपी का वैल्यू वेरी कर रहा है। तो फिर से वही मैं लगाऊंगा कि भाई मुझे तो एंट्रोपी चेंज का एक ही फॉर्मूला मालूम है, और वो क्या है कि इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी, और ये रिवर्सिबल होना चाहिए। अब इन्होंने क्यू रिवर्सिबिलिटी के बारे में इसका जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो दे रखा है इन्होंने 80 क्यूब। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एन इंटू ए इंटू टी क्यूब बाई एन इंटू सी वी, एन इंटू सी, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे है तो एन सी पी डी टी करूंगा। तो ये सीपी का वैल्यू ए टी क्यूब था इंटू डी टी एंड होल डिवाइडेड बाई वॉट टी। अब यहाँ से मेरा एक टी कैंसिल हो जाएगा, टी के पावर 3 के बजाय क्या आ जाएगा, एन ए टी स्क्वायर इंटू डी टी। कहाँ से कहाँ तक? तो भाई 0 केल्विन से लेकर 20 तक, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है 20 पे, बताओ। और आपको मालूम है कि डेल्टा एस जब मैं बोलूंगा तो एस एट 20 माइनस एस एट 0, 0 परफेक्टली क्रिस्टलाइन का वैल्यू क्या होता है, 0। तो 0। बेसिकली यहाँ, तो यहाँ से क्या मिल गया, S20 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 20 एन इंटू ए इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखो ए तो कांस्टेंट था, अब इन्होंने मोल दिया है, अच्छा मोलर इंट्रॉपी बोला है, तो एन का वैल्यू 1 हो गया फिर हमारे लिए। तो अब ए हमारा बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा टी स्क्वायर डी टी, तो टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा। अब इसका लिमिट भाई 0 से लेकर के आप यहाँ तक लेके आ जाओ 20 तक, तो आंसर हो गया ना खत्म। ए इंटू टी के पावर यानी कर लेना भाई 20 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और माइनस लोअर लिमिट करोगे तो वो तो 0 है, तो 0 खत्म हो जाएगा। सो अब क्वेश्चन है कि ए अगर मुझे मिल जाए तो आ जाएगा, और ए के लिए इन्होंने कुछ कहानी सुनाया आपको। क्या सुनाया है कि 10 केल्विन पे सीपी का वैल्यू इन्होंने दे रखा है। तो सीपी का फॉर्मूला कि इन्होंने क्या बताया था, ए टी क्यूब, दैट इज इक्वल टू, इन्होंने दे रखा है कितना, 0.42 जूल पर केल्विन पर मोल। तो बाबा यहाँ पे टी का वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, 10, वो रख दो तो ए निकल जाएगा ना, और उसी ए को आप यहाँ यूज कर लेना। आ गया समझ? यस सर। सर इसमें लिमिट्स में कंफ्यूज हो गए थे, लिमिट्स कहाँ से रहा। अरे बाबा चलो, अच्छा कोई बात नहीं ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ जी 84, 85, 86। सर 84 में डेल्टा एस का साइन 84। नेगेटिव क्यों है? देखो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आपको मैंने बताया था गैस जिधर हो उसकी रैंडमनेस उतनी हाई होगी, मोर रैंडम। तो आप ये देखा करो ना कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में किधर गैस ज्यादा है। जैसे मैं अगर इधर देखूं तो इधर 3 मोल है गैस का, और इधर कितना है, 2 मोल है। इसका मतलब कुछ गैसेस मॉलिक्यूल कम हुए ना, तो रैंडमनेस कम हो जाएगी प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट की रैंडमनेस कम हुई तो डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। सर बट अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा एस पॉजिटिव नहीं होना चाहिए था। बेटा डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होना चाहिए ना, ये तो रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज है बस, यानी सिस्टम का है। इसमें सराउंडिंग ऐड करोगे तब ना उसकी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। मैंने ऐसा बोला था क्या कि हर चीज का एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? ऐसा तो नहीं बोला था मैंने, एंट्रोपी चेंज। मैंने बोला था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर दोस जहां पे डेल्टा एस यूनिवर्स
उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में ये ग्रेटर देन 0 हो, मींस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का जो सम होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। भाई किसी में डिक्रीज किसी में इंक्रीज तो हो ही सकता है, आ रहा है समझ में? यस सर, तो गिफ्ट्स के लिए तो सबके लिए वैलिड है ना? हाँ, गिफ्ट्स के लिए तो वो यही तो डिफरेंस है डेल्टा एस एंड गिफ्ट्स में। डेल्टा एस में हमें दोनों देखना पड़ता था, सिस्टम भी और सराउंडिंग भी, और गिफ्ट्स ने पैरामीटर जो दिया उस पे हमें सिर्फ और सिर्फ सारा चीज सिस्टम पे फोकस करके स्पॉन्टेनिटी बता देना है। इसीलिए तो हम अलग फंक्शन एक पढ़ते थे जी के बारे में, कि लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द चेंजेस व्हिच इज हैपनिंग इन द सिस्टम, एंड उसके हिसाब से हम मॉनिटर करें कि स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। समझ गए? यस सर। चल आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हो जाएगा ना, ये आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है? तो आगे बढ़ूं? यस सर। इन्होंने लिख ही दिया है स्पॉन्टेनियस, तो यानी डेल्टा जी तो ऐसे ही नेगेटिव हो गया, और ये क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एस हमें साफ मालूम चल रहा है कि पॉजिटिव, इधर इधर एंट्रोपी कम हो रही है प्रोडक्ट में, तो डेल्टा एस नेगेटिव दिख रहा है। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो माइनस एंड माइनस मिलके ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव अगर होना है, सेकंड टर्म पॉजिटिव हो ही गया, तो एक ही टर्म है जो इसको नेगेटिव करा सकता है, डेल्टा एच, इसलिए इसको डेफिनेटली नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इसी के बिहाफ पे ये तीनों के साइन है, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, एंड डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। तो ये रहे तीनों के, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। 85, 6 एंड 7 गाइस। मुझे सेम ही कंसेप्ट पे है, अभी इनको दोबारा फिर करूंगा। दोबारा कर लेना, ठीक है, हो जाएंगे, इजी है। देखो कभी भी ना रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज का साइन पूछे ना, कभी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, उससे रिलेटेड एंट्रोपी चेंज का साइन पूछे, तो आप हमेशा उधर ध्यान से देखने की कोशिश करो कि पॉजिटिव इफ डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव। समझ गए? सम ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, अगर ये पॉजिटिव है तभी ये पॉजिटिव होगा। और ये मैंने आपको समझा दिया कि जिस साइड गैसेस ज्यादा होंगे उधर का सिस्टम ज्यादा रैंडम होगा। समझ में आ गया ना? यस तो सर। उसी हिसाब से कर लेना, सारे हो जाएंगे। हाँ जी, 88, 89, 90। चलो 91, 2, 3। 93। Suppose that a reaction has delta H value to be this and delta S value to be this. At what temperature range will it change from spontaneous to non-spontaneous? कितना आसान है। पहले आप इसको डेल्टा जी का एक्सप्रेशन लिखो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। याद करो इसकी वैल्यू 0 कब होती है? इक्विलिब्रियम पे। तो वो टेम्परेचर निकाल लो, निकल जाएगा। यस सर। तो आप टेम्परेचर निकाल लिए, वो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस आ गया। वो कितना आया बेटा? निकालो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो 40 किलो जूल अपॉन 800 आ गया। तो अब समझ में आया 800 के पहले कुछ और हो रहा होगा, बाद में कुछ और हो रहा होगा। अब डेल्टा एच इन्होंने नेगेटिव दे रखा है यानी एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एस इन्होंने नेगेटिव दे रखा है यानी ये वाला टर्म पूरा पॉजिटिव। तो नेचुरली समझ में आ रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये फैक्टर बढ़ता जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। इसका मतलब हायर टेम्परेचर पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, 800 के ऊपर ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और 800 से नीचे क्या होगा? ये स्पॉन्टेनियस होगा। यानी डेल्टा जी की वैल्यू लगा लगा के रख लो। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? 799, सॉरी 799 to 801। इट इज सो सिंपल यार। इसमें सोचे तुम्हें कहां से प्रॉब्लम आ गई? इसमें सर ये कि रेंज, अभी आंसर तो आ गया, अब कौन से कौन सा जाए? अरे बाबा, तुम 0 का जब निकाल चुके थे तो इस सब में तो लिमिटिंग केस ही दिया है ना, ये तो वैसे भी यूजलेस है। तो स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स डेल्टा जी पॉजिटिव। तो वो वैल्यू देख करके नहीं समझ में आ रहा था? यस सर। इतना बच्चों, आप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेच्योर हो जाओ ना। चलो आगे देखते हैं। 94, 95, 96। सर 96 में 95. 96 है सभी का डाउट? नो सर,
वो पायल ने 95 बोला, उसके बाद मैं अपना बता दूंगा। पायल तुम्हारा 95 है। Yes, sir. देखो व्हाट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इन्होंने पूछा है, बीपी बताओ। डेल्टा एच एफ इन्होंने दे रखा है, फॉर्मेशन 0 दे रखा है। अच्छा, एस नॉट ऑफ एच जी लिक्विड इन्होंने इतना दे रखा है। डेल्टा एच नॉट एफ, ये क्या हो गया? अच्छा, मर्क्यूरी गैस का इन्होंने दे रखा है 60.8 है। एस नॉट ऑफ एच जी गैस, तो इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट पूछ रखा है, तो आसान तो है बेटा। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें वो मर्क्यूरी लिक्विड से क्या बन रहा हो, मर्क्यूरी गैस। अग्रेड। अब इन्होंने इसकी एंट्रोपी दे रखी है, एस मर्क्यूरी गैस की कितनी दे रखी है, बोलो, 174.4 किलो जूल पर मोल। इज दैट क्लियर? सॉरी, किलो जूल बोल रहा हूँ, जूल पर केल्विन मोल। इतना समझ आ रहा है? Yes, sir. और इसकी भी एंट्रोपी दे रखी है, एस एच जी लिक्विड की कितना दे रखा है, 77.4 जूल पर केल्विन मोल। तो अब बताओ क्या डेल्टा एस निकल गया इसका, बोलो भाई। Yes, एस sir. एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट निकल गया ना, बोलो भाई। Yes, sir. और इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज दे रखा है कि मर्क्यूरी लिक्विड का जो फॉर्मेशन है वो 0 है। तो इससे क्या समझ में आता है, इसका मतलब कि रूम टेम्परेचर पे या स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, तभी तो 0 हो सकता है। इधर भी हो इधर भी सेम ही स्टेट हो, तभी तो 0 हो जाएगा ना। Yes, sir. इसका मतलब कि, और अगला वाला क्या इन्होंने बोल रखा है कि एच जी लिक्विड से एच जी गैस का इन्होंने डेल्टा एच एफ दे रखा है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये हमें दे दिया। तो यानी हमें इसी रिएक्शन का, ध्यान से देखो, इसी रिएक्शन का उन्होंने डेल्टा एच भी दे रखा है, और वो किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच जी गैस। तो ये 60.8 किलो जूल हो जाएगा। ध्यान रखना, किलो जूल मीन्स 10⁻³ जूल। Yes, तो sir. अब बेटा बताओ, आपको डेल्टा एच मालूम है, डेल्टा एस मालूम है, तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकल जाएगा? कैसे निकलेगा? यूज द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। सो डेल्टा एस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। और मैंने आपको डिराइव करवाया था, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये बाहर, और डी क्यू का जो इंटीग्रेशन होगा वो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा, और वो वैल्यू किसका, कितने के बराबर होगा, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच अपॉन टी बॉइलिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस। तो आपको ये मालूम है बेटा, ये मालूम है डेल्टा एच, तो टी भी नहीं निकल जाएगा। Yes, sir. Okay, sir. तो आप समझो, फेज ट्रांजिशन दे तो बहुत इजी है हमें चीजों को निकालना, ठीक है, रख करके निकालना। ओके, ऑल राइट, 96। सर इसमें ये डाउट था कि मतलब यहाँ पे अगर प्रेशर इन्होंने 1 atm मेंशन किया है, अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा मतलब क्वेश्चन पे, ये उस वे बिल्कुल में फर्क explain हुआ पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? प्रेशर पे इंथैल्पी डिपेंडेंट होता है कि नहीं? है। यस सर। तो फिर क्यों नहीं पड़ेगा? अच्छा, बस इन्होंने इंथैल्पीज मेंशन करने के लिए वो प्रेशर दिया है। देखो 18 ग्राम ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। क्योंकि 0 एंड 1, देखो एट 1 atm ओनली इट विल मेल्ट एट 0। अगर यहाँ तुम प्रेशर 2 atm कर दोगे तो 0 पे मेल्ट ही नहीं होगा, उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर ही बदल जाएगा। ओके सर, यस तो सर। फेज ट्रांजिशन का अगर टेम्परेचर बदल गया बेटा, तो फिर ये हमेशा याद रखना, फिर पूरी स्टोरी बदल जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना सभी लोग कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दे आर नॉट एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स, कि ये फिक्स है। वाटर का जब भी मैं 0 डिग्री बोलूंगा मेल्टिंग पॉइंट, तो साथ में बोलूंगा एट 1 atm, क्योंकि इसके बिना ये अधूरा है। जब मैं बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो साथ में बोलूंगा एट 1 एटमोस्फियर। पहाड़ों पे बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होगा। पहाड़ों पे चले जाओगे, शिमला, कुल्लू मनाली, और ऊपर चले जाओ, जितना ऊपर जाओगे प्रेशर ड्रॉप होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और कम होता चला जाएगा।
मतलब 100 पे नीचे चंडीगढ़ में 100 पे बॉयल हो रहा है, पहाड़ों पे चले गए पता चला वो 95 पे ही बॉयल हो गया। तो जैसे जैसे प्रेशर ड्रॉप होता है बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाता है। समझ गए ना? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा फिर। यस सर, वैसे तो हो गया था। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 97, 98, 99, 97, 98 and 99 बेटा। 99, okay, that's so good. 100, 101 and 102. सर 101। 101. Okay. Consider delta G naught F and delta H naught F for the following oxides. Which oxide can be most easily decomposed from the metal and oxygen? ये भी देखो बहुत आसान क्वेश्चन। इसने बोला है कौन सबसे easily, which oxide can be decomposed most easily. तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि जिंक ऑक्साइड से क्या बन जाए, वो जिंक प्लस ऑक्सीजन, ये वाला हो गया ना। बोलो भाई। यस सर। डिकम तो इसका मतलब आप सभी रिएक्शन को उल्टा करके उसका डेल्टा जीएफ का वैल्यू निकालो, मतलब रिवर्स ऑफ दैट। फॉर्मेशन क्या होगा? फॉर्मेशन विल बी जिंक प्लस O2 फॉर्मिंग ZnO, ये फॉर्मेशन होगा जिंक ऑक्साइड का। ये सुनो, ये डेल्टा HF होगा, डेल्टा GF होगा, डेल्टा SF होगा। ये सुनो। यस सर। लेकिन Yes, sir. डिकम्पोजिशन इज रिवर्स ऑफ दैट। तो बेटा जब डिकम्पोजिशन करा दोगे यहाँ पे ऐसे रिवर्स के फॉर्म में, तो सबका डेल्टा जी कंपेयर नहीं कर सकते। उसमें देख लेना, जिसका सबसे ज्यादा फिजिबल होगा यानी मोस्ट पॉजिटिव विल डिकम्पोज, सॉरी मोस्ट नेगेटिव विल डिकम्पोज इजिली। जैसे मान लो डेल्टा G1 आया -30, दूसरा आया -40, ये आया -50, तो कौन इजिली डिकम्पोज करेगा? ये वाला। लेकिन मान लो अगर तीनों के पॉजिटिव आ गए, जैसे ये 30, डेल्टा G2 आ गया 40 और डेल्टा G3 आ गया 50 पॉजिटिव में, तो यार सबसे आसानी से कौन डिकम्पोज, तीनों के तीनों खराब तरीके से डिकम्पोज करेंगे, लेकिन उसमें भी ये वाला कुछ ऐसा चीज है जो जल्दी डिकम्पोज कर जाए, क्योंकि आपको ये समझना है कि नेगेटिव के नजदीक कौन है। समझ गए ना बात? तो सर ये जो वैल्यूज मतलब डेल्टा जी और डेल्टा एच की दे रखी हैं, ये हमें मतलब फॉर्मेशन की दी हुई है। देखो ना इसने क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द डेल्टा G0F एंड डेल्टा फॉर द फॉलोइंग ऑक्साइड, ये सब देखो वही लिखा है ना। तो फॉर्मेशन के लिए तो लिखा है, ऊपर लिख तो दिया इसने, डेल्टा G0F एंड डेल्टा H0F। और जूम करूं क्या? यस सर, समझ गया। तो अब इतना सीधा सीधा क्वेश्चन देके क्यों पूछेगा वो? इतना तो करो यार, उल्टा तो करो कम से कम। समझ में आया बच्चों? यस सर। बोलिए। एक और तरीका है, सबका आप एक काम करो ना, आपको डेल्टा जी और डेल्टा एच दे दिया है ना। अच्छा डेल्टा एच भी दिया है, अच्छा हाँ, सॉरी माय बैड। देखो ये भी आपको दिया हुआ है, मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ डेल्टा जी दिया हुआ है। अगर डेल्टा एच भी दे दिया है तब और ट्रिकी हो गया। तब आप क्या निकालो कि कौन से टेम्परेचर पे इसका जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो 0 हो जा रहा है। समझ गए? और वो कैसे निकलेगा? वही डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो वहां से टी निकाल लो जिसपे सब्जी आ रहा है। बात समझ में बेटा? यस सर। और ये देखो ध्यान से, जो रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है वो बैकवर्ड में क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। जिंक ऑक्साइड से जिंक प्लस O2 बनाने में पॉजिटिव होगा ना डेल्टा एच, क्योंकि उल्टा के लिए इन्होंने नेगेटिव दे रखा। उल्टा आई मीन व्हेन यू आर फॉर्मिंग जिंक ऑक्साइड फ्रॉम जिंक एंड ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये इन्होंने नेगेटिव दे रखा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा साथ में एक चीज और, इसका डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आप टी निकाल लोगे यहाँ से, वही सेम तरीके से करके इसको 0 कर दो यहाँ से। तो ये आपको बताएगा किस टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा। यानी 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम आ गया ना, तो किस टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा ये आपको बता देगा। और फिर उसके बियॉन्ड करोगे तो आसानी से वो ऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा।
तो सभी का टेम्परेचर निकाल लो, इसका T1, इसका T2, T3, T4, अब उसका कंपेयर कर लो भाई, जो आपको इजीली डिकम्पोज होना है यानी लोअर टेम्परेचर पे ही हो जाए। आगे बात समझ में? यस सर। तो वो आपको टेम्परेचर निकाल के चेक कर लेना था। वो इजीली डिकम्पोज होगा जिसका टेम्परेचर लोअर साइड में हो जाए, है ना। हाँ जी, और बताइए 102, 103, 104 एंड 5। सर 102 102। अच्छा, ये तो एक्सप्रेशन है बेटा, इसमें तो डरने की जरूरत नहीं थी। अब आपको डी के फॉर्म में दिया है तो इसलिए आप डर गए, है ना। अब इसके फॉर्म में दिया है तो आप डर गए। अच्छा, एक एक चीज और, रुक जाओ, है ना। ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है बेटा। ये आपको केमिकल इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। तो क्या इसको उसी टाइम के लिए रोक दिया जाए? ओके सर। इक्विलिब्रियम में आपको ये क्लियर करूंगा ना, ये इक्विलिब्रियम का पार्ट है। मैं स्टार लगा दे रहा हूँ और लिख भी दे रहा हूँ इक्विलिब्रियम, ताकि आपको याद रहे और हम लोग डिस्कस कर लें इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सब इक्विलिब्रियम वाले हैं ना। इक्विलिब्रियम वाली चीजें अभी फिलहाल छोड़ दो। वैसे अगर आपको करना है ना तो मैं एक रिलेशन बता दे रहा हूँ, आप सब यूज कर सकते हो। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log to the base 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ये रिलेशन आप यूज कर लो, ये रिलेशन आप यूज कर लो। ध्यान रखना, यहाँ नॉट है और यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके कर सर। लोगे? कर लोगे यूज? यस सर। तो अब यूज कर लेना और इसके हिसाब से जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको सॉल्व कर लेना, हो जाएंगे अब आपसे ना। खास करके ये 103, ये भी इक्विलिब्रियम का, ये भी हो जाएगा आपसे। अच्छा, व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट स्टैंडर्ड स्टेट, और कोई डाउट है एक 106 तक में? अच्छा, सब में वही क्वेश्चन है ना। सर। हम्म। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, आप इसको लिख लो फिर अच्छे से और इसको यूज कर लेना। हाँ जी, और बताइए ना। 10 तक, उसके बाद तो हेस्लॉ है, ये मेरे ख्याल से इजीली हो गया होगा बेटा। 108 से आपसे एक बार फिर से इजीली क्वेश्चंस हो रहे होंगे, है ना। यस सर। आप यहाँ तक अगर छोड़ दो थोड़ा सा, जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात जहां तक आ रही है, यानी 10 आई गेस 6 तक बस ना, उसके बाद तो ठीक ही है। 107 से क्वेश्चन फिर से आपको आने चाहिए। सिर्फ ये 4-5 क्वेश्चन आपको थोड़े तंग करेंगे, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको अभी उसमें आइडिया नहीं है। These 5 क्वेश्चन फ्रॉम 102 टू 106, उसके बाद आप आगे ट्राई कर सकते हो। चलो भाई, 7, 8, 9, 10 कोई डाउट? 11, 12, 13, 14 एनी डाउट? 11 मतलब 111। Okay, the standard enthalpy of formation of the gaseous H2O at 298 is this much. The delta H naught at 373, okay, given the following values for the molar constant pressure। ये भी बेटा आसान है, देखो इसने बोला है द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको लिखो पहले पेन पेपर लेकर। गैसियस H2O बोल रहा है, H2O गैस का जो फॉर्मेशन है कहां से होगा? ऑफ कोर्स H2 गैस से और O2 से होगा ना। यस सर। इसका इन्होंने डेल्टा H दे रखा है, कितना दे रखा है? -241, करेक्ट ना। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 298। ये सुनो, यस अब सर। इन्होंने पूछा है कि बताओ डेल्टा H नॉट एट 373। तो आपसे पूछ रहा है, यानी डेल्टा H1 T1 दिया है, डेल्टा H2 पूछ रहा है T2 दे करके। T2 कितना दिया है? तो क्या आपको याद आ गया किरचॉफ इक्वेशन? मैंने बताया था डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp। याद आया या नहीं आया? यस सर। अच्छा।
और आपको देखो सबकी सीपीज दे रखी है, H2O की सीपी इतना है, इसकी सीपी इतनी है, O2 की सीपी इतनी है, क्या बच गया यार? हाँ, डेल्टा सीपी कैसे निकालेंगे वो देख लो। तो डेल्टा सीपी कैसे होगा? वो होगा सीपी ऑफ वाटर माइनस हाफ ऑफ सीपी ऑफ ऑक्सीजन माइनस सीपी ऑफ H2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो वो आप यहां रख लो, T2 T1 दिया ही है आपको, डेल्टा H1 दिया है, डेल्टा H2 एक ही अननोन है, निकल जाएगा। यस सर। थोड़ा सा पेशेंस रख करके इन सब क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ा करो, आइडिया लग जाएंगे। बहुत आसान है ये सब। हाँ जी, 112 113 114 115 6 7 8 9 10 121 से लेके 125 तक। सर 121। 121। देखो ये भी बहुत आसान है। इन्होंने पूछा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ गैस, तो जब बताओ सीओ गैस का फॉर्मेशन होने का मतलब क्या है? सीओ बनाओ, कहां से बनाओगे? कार्बन ग्रेफाइट एन प्लस हाफ O2 से, ये सुनो। यस सर। तो इसका इन्होंने डेल्टा H पूछा है, किसका दिया है इन्होंने? हाँ ध्यान रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने लिखा है, डेल्टा H1 एंड ये डेल्टा H2 में लिखने जा रहा हूँ। ध्यान से देखो इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने बोला जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्म में CO2 आता है और साथ में x किलो जूल हीट भी आता है। देखो यहाँ प्लस लिखा है इन्होंने, इसका मतलब डेल्टा H क्या हुआ इसका? नेगेटिव -x। समझ में आया? क्योंकि उन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट के साथ हीट आती है बाहर, इसका मतलब हीट इवॉल्व हुई। इवॉल्व होने का मतलब एक्सोथर्मिक हुआ, और एक्सोथर्मिक का मतलब माइनस साइन। अरे अंडरस्टूड? यस सर। तो ये अगर Yes, आपने sir. नहीं समझा है तो आप गलत कर दिए होगे। आपने अगर डेल्टा H1 को आप x ले लियो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो लिखा है इधर कि जैसे मान लो 100 किलो जूल है, इन्होंने ऐसा लिख दिया है कि CO2 निकला प्लस 100 किलो जूल भी बाहर आया। तो डेल्टा H तो चेंज इन एंथैल्पी होता है ना। इधर आपको 100 बाहर आया, इधर कुछ भी नहीं है, तो 100 माइनस दिस, तो सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। सो बेसिकली एंथैल्पी ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ दिस एंड दिस, तो इनका डिफरेंस, तो जो हीट निकल के आ रहा है वही होने वाला है, और इवॉल्व हो रहा है कोई चीज तो वो नेगेटिव होगा, और एब्जॉर्व हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे बस ये ध्यान देना था, अगर आप वो पकड़ ले रहे हो पॉइंट तो चीजें ठीक है। अब हो जाएगा ना इजी है। यस सर, उसका तो है। हाँ जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 4 5। क्वेश्चन नंबर 126 7 8 29 30 31। सर 129। इसमें क्या है? ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये बन रहा है, ओके इसने दे रखा है द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 लिक्विड। यार ये भी हेस लॉ का एप्लीकेशन है। तो H2O2 लिक्विड बोल रहा है, इसका मतलब ये कहां से बन रहा होगा? H2 गैस से और O2 गैस से। अग्रेड? इसी का यस डेल्टा H पूछ रहा है। तो बताओ बेटा, H2O2 लिक्विड का पूछ रहा है, तो हमें H2O2 चाहिए लिक्विड का। 120 कौन सा पूछा है तुमने? 9 129। हम्म तो H2O2 हमें चाहिए कौन से साइड में? राइट साइड में। तो बताओ ऊपर वाले में कौन से साइड में दिया है ये? इसका मतलब इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है, यानी ये रिएक्शन अगर मैं इसको फोर्थ बोल दूं, इनको 3 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 1 बोल दूं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 वाले रिएक्शन को माइनस साइन के साथ राइट साइड में लिखना पड़ेगा। यस सर। और वो भी H2O2 मुझे 1 मोल चाहिए, इन्होंने 2 रखा है तो हाफ भी करना पड़ेगा। सो -1/2। कैन आई से लाइक दिस? अच्छा, अभी और भी चीजें हैं। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कई जगह है, यहाँ पे भी है। अच्छा नहीं, बहुत जगह नहीं है, तब तो अच्छी बात है ना फिर।
आसान हो गया। कई जगह रहते तो प्रॉब्लम होता। तो ऑक्सीजन यहाँ पे है, वो भी लेफ्ट साइड में, मुझे किधर चाहिए, लेफ्ट में, तो करेक्ट है। फिर अब मैं 2 को एज इट इज लिख दूंगा, +2। अच्छा फिर बेटा मुझे देखो और क्या चाहिए मुझे, लेफ्ट में H2 चाहिए, सिंगल H2। तो लेफ्ट में H2 कहाँ मिला है, सिर्फ यहाँ मिला है और कहीं जगह पे नहीं है। तो यार आसान हो गया ना। तो और यहाँ पे लेफ्ट में हमें चाहिए भी लेफ्ट में, तो प्लस रिएक्शन 3। तो क्या आप डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हो बेटा, -ΔH1/2 प्लस ΔH2 प्लस ΔH3, कांट वी यूज दिस? यस सर। क्यों नहीं लगा पाए इसको बताओ। सर इसमें मतलब बड़ी बड़ी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया कहाँ पे कौन सी चीज है। एकदम क्लैरिटी रहना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। अब आप इनको जोड़ो जैसे मैंने बोला है, पहले वाले रिएक्शन को उल्टा करके 2 से डिवाइड कर दो, फिर दूसरे को एज इट इज, तीसरे को, इन तीनों को जोड़ोगे जब, तो आपको ये वाला रिएक्शन मिल जाएगा ये। और जब रिएक्शंस ऐड करने पे मिले तो उनके ΔH भी ऐड करने पे ही मिलते हैं ना। यस सर। चलो ग्रेट। और बताइए भाई, 30 से लेकर के 35 तक में। अब देखो अगर इतनी आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो मेरे ख्याल से काफी है। इसके आगे आपकी मर्जी, राइट। आप करोगे अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो ये सब चीजें +2 में फिर दोबारा रिवाइज कराई जाएंगी, तो वहां पे भी हो जाएगा। बट एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, है ना। सर पीछे वाले में 124 में मतलब आंसर तो आ रहा है बट साइन उल्टा आ रहा है। एक बार देखो तुम, रिएक्शन उल्टा तो नहीं लिख दिया था, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन मतलब इन्होंने फॉर्मिंग। रिलीज पूछा है बट एनर्जी रिलीज तो हो ही नहीं रही है, पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है मेरा तो आंसर। अच्छा, the following equation is 438, the enthalpy of reaction forming PbO इन्होंने दिया है, और इसका according to the following is the enthalpy of reaction, मतलब इन्होंने ΔH 438 दे रखा है, यही ना। यस सर। what heat in the formation of इतना ग्राम of PbO। अच्छा 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 अच्छा, देखो इन्होंने ना थोड़ा सा यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था कि ये, देखो ध्यान से, ये कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मी मोस्टली, है ना। तो ये जो इन्होंने लिख रखा है, या तो इनको बोलना चाहिए इतना हीट इवॉल्व हुआ, या तो लिख देना चाहिए कंबशन, ताकि ध्यान में रहे कि अच्छा इसको माइनस साइन के साथ लेना था। अब हो जाएगा। यस सर, अब तो साइन से है। तो बस उसके वजह से थोड़ा सा आप कह लो कि क्वेश्चन में क्लैरिटी और रहना चाहिए। चलो ठीक है, सो दैट इज ऑल एवरीवन। बाकी आप, अब मैं बोलूंगा कि अब आप इक्विलिब्रियम पे स्टार्ट कर सकते हो।